बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के साथ अब बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको हम 2 लेक्चर के अंदर वाइंड अप कर सकें। तो बेटा आपके पास फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा मैटर बेटा जो फ्लो कर सकता हो। जिस तरह हमारे पास पानी अगर कहीं पर दरिया में हो तो वो फ्लो कर सकता है ना। इसी तरह बेटा आपके पास क्या है कि जो हवा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी फ्लो कर सकती है। मतलब आपके पास फ्लूइड का मतलब ये होता है द मैटर विच फ्लो, जो हमारे पास बेटा फ्लो कर सकता हो। ठीक है। अब फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब क्या है? तो बेटा आपके पास मैकेनिक्स पढ़ी हुई है। मैकेनिक्स की हमारे पास डेफिनेशन मोशन से आती है, लेकिन ऐसी मोशन जिसमें उस बॉडी की स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर के अंदर ऐसे फ्लूइड को स्टडी करना है जो बहता भी हो, लेकिन उनके बहने का जो आपके पास स्टाइल है वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि क्या अब सैलाब आया है तो सैलाब को जो बेटा पानी होता है वो तो यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं कर रहा होता ना। मतलब कभी स्लो करता है, कभी तेज़ मूव करता है। मतलब वो जो मोशन है वो हमने यहाँ स्टडी नहीं करनी। हमने आप इस चैप्टर के अंदर ऐसे फ्लूइड को स्टडी करना है जो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन करते हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हम अगर कलेक्टिवली इस फ्लूइड डायनेमिक्स को डिफाइन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड के अंदर बेटे क्या है? आपके पास एयर भी आ सकती है, उसके बाद वाटर भी आ सकता है ना, उसके बाद मिल्क वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो फ्लो कर सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। गुड, मज़ा आ गया। लेकिन फ्लूइड हमारे पास बहुत किस्म का होता है। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आइडियल फ्लूइड को बेटा, आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड का मतलब ऐसा फ्लूइड जो आपके पास कंप्रेस ना हो सकता हो। कंप्रेस ना होने का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास गैस होती है, गैस तो हमारे पास क्या है? कंप्रेस हो जाती है ना। मतलब आप उसको सिलेंडर में डाल दो, सिलेंडर में वो क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। लेकिन कभी आपने दूध को तो कंप्रेस नहीं किया होगा ना। दूध मतलब आप क्या करते हैं, एक शापर के अंदर लेते हैं और शापर को जब आप कंप्रेस करते हैं तो शापर फट तो जाता है, लेकिन उसके अंदर दूध कंप्रेस नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, गुड। तो हमारे पास क्या होगा बेटा? ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हो, मतलब नॉन कंप्रेसिबल हो, नॉन कंप्रेसिबल हो, ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है। मतलब हमारे पास जो एयर है वो आइडियल फ्लूइड नहीं है, लेकिन वाटर किसी हद तक आइडियल फ्लूइड है। फिर हमारे पास क्या है? दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो गाढ़ापन उसमें ना हो, मतलब नॉन विस्कस हो। अब जिस तरह मेरे पास शहद है, शहद तो गाढ़ा होता है ना, तो शहद को हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर नहीं करते। लेकिन पानी जो है उसमें इतना गाढ़ापन नहीं है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर सकते। तो हमारे पास क्या होगा? नॉन विस्कस। विस्कासिटी को भी डिफाइन करते हैं आगे। और तीसरा बेटा जो इसका फैक्टर है कि आपके पास इसकी जो स्पीड है, इसका जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? लेमिनर फ्लो इसका होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा आइडियल फ्लूइड के बारे में। अब हमारे पास जो फ्लूइड होता है अगर हम उसको समझें तो यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है। अब उस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होंगे? जो मैटर होगा, जो फ्लूइड होगा, उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स पड़े होंगे ना बेटा। ठीक है। मतलब ये ऊपर भी एक लेयर होगी, नीचे भी एक लेयर होगी, ऐसी है। क्लियर है? और इन लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं।
ठीक है। अब जब बेटा ये फ्लो करेंगे ना, तो ये जो हमारे पास लेयर है ना, और ये जो लेयर, मतलब ये लेयर भी आगे जाएगी है, ये लेयर भी आगे जाएगी है, ये लेयर भी आगे जाएगी। मतलब आपके पास जब ये नीचे वाली लेयर, मतलब स्टेशनरी हम इसको सपोज कर लेते हैं, और ये जो लेयर इसके ऊपर जाएगी, लेट सपोज नीचे वाली भी जा रही है, तो इन दो लेयर्स के मॉलिक्यूलों के दरमियान आपस में क्या होगी, रेजिस्टेंस आएगी। इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, विस्कासिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी है विस्कासिटी। विस्कासिटी का मतलब क्या होता है, द अपोजिशन बिटवीन द layers of particles in a fluid। क्लियर है बेटा, गुड। अब कितनी विस्कासिटी है, मतलब 5 गुना है, 3 गुना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। ठीक है, और उसको जाहिर किससे करते हैं, ईटा, ये निशान है, ग्रीक वर्ड है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये आपको बताएगी कि हाउ मच द मटेरियल इज विस्कस। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक लॉ आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग्स लॉ। बड़ा ही खूबसूरत लॉ है, लेकिन इसको समझने से पहले लेट सपोज मेरे पास इस तरह का एक फ्लूइड है। ठीक है, ये अब फ्लूइड के अंदर हमारे पास क्या होंगे, इस तरह के पार्टिकल्स होंगे ना। ठीक है, और जब पार्टिकल्स हैं तो उनके दरमियान हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर विस्कासिटी भी होगी। अब आप क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ख्याल करना एक कि ये जो हमारे पास ड्रैग लॉ है, ये आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप तरबूज अंदर लेकर जा रहे हैं फ्लूइड के अंदर, या मतलब आप एक फुटबॉल को अंदर लेकर जा रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, गुब्बारे को अंदर लेकर जा रहे हैं, मतलब स्फेरिकल बॉडी आप क्या कर रहे हैं, इसके फ्लूइड के अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लेट सपोज एक छोटे से बाल को आप इस फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर लेकर जाएंगे, तो पानी क्या करेगी, उसको अपोजिंग फोर्स देगी। उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स बोलते। मतलब ये जो हमारे पास क्या, सॉरी ड्रैग लॉ नहीं है, सॉरी स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जब किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आप एक फ्लूइड के अंदर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को बेटा यहाँ पर एक ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। अब वो जो हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो जाएगा, विस्कासिटी ऑफ द मीडियम होगा। मतलब अगर आपके पास शहद के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो शहद के अंदर हमारे पास ड्रैग फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर पानी के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो पानी के अंदर हमारे पास ड्रैग फोर्स क्या होगी, घट। तो हमारे पास क्या है, पहला उसका फैक्टर तो उसका ये है। दूसरा फैक्टर हमारे पास ये है कि आप एक छोटी बाल अंदर लेकर जा रहे हैं और एक बड़ी बाल लेकर जा रहे हैं, तो बड़ी बाल को हमारे पास ड्रैग फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, तो मेरे पास आर। और तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या है कि अब किस स्पीड से लेकर जा रहे हैं, जिसको रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज पानी भी इधर बह रहा है और आप बाल भी उसके अंदर लेकर जा रहे हैं, मतलब उसके साथ लेकर जा रहे हैं, फिर तो हमारे पास क्या होगी, कम होगी ना। लेकिन अगर पानी इधर बह रहा है और आप उसके अंदर लेकर जा रहे हैं, तो फिर दोनों के हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, जमा होकर आ जाएगी। मतलब हम कहते हैं लेट सपोज पानी हमारे पास इधर जा रहा है, अब आप क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को आराम आराम से लेकर जा रहे हैं और एक स्पीड से लेकर जा रहे हैं। तो जब स्पीड के अंदर लेकर जाएंगे तो ड्रैग फोर्स क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी ना। तो हमारे पास तीसरा फैक्टर इसका क्या है, वेलोसिटी है। तो मतलब हमारे पास स्टोक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट of size r is immersed into a fluid, this body will experience some drag force, experience some opposing force, and this drag force is directly proportional to the coefficient of viscosity of medium, size of object, and the third factor is the relative speed of the object by which it immerses into a
फ्लूइड। गुड। तो हम क्या करेंगे, दिस लॉ states that when an object immersed into a fluid, it will experience some drag force which is directly proportional to eta r and v। ठीक है बेटा, गुड। अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करूं, किसी इज इक्वल टू में इक्वेशन बनाऊं उस फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के बारे में माशाल्लाह आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे पास ये लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। ठीक है, तो मतलब कि जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से एक मैथमेटिकल फॉर्म दी जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट रिड्यूस करा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ईटा आर वी, लेकिन इस केस में जो के आपके पास रिड्यूस कराया गया वो हमारे पास क्या था, 6 पाए। तो हमारे पास जो एफ डी है वो कितना हो जाएगा, 6 पाए ईटा आर वी हो जाएगा। अब बेटा आप इस पर हज़ारों किस्म के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस आपको दिया होगा, उसकी स्पीड भी आपको दी गई होगी, और उसका मीडियम का मतलब जो विस्कोसिटी होगी, तो पूछा जाएगा कि बताओ उस ऑब्जेक्ट को कितना ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ेगा। गुड। फिर हमारे पास क्या बेटा कि यहाँ पर फ्लो जो होता है ना, तो फ्लो बेटा 2 किस्म का होता है, शायद मैंने पहले भी यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। एक को बेटा बोलते हैं लेमिनर और एक को बोलते हैं टर्बुलेंट। लेमिनर का मतलब ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिस तरह जब दरिया क्या हो खामोशी के साथ बह रहा हो तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, लेमिनर। लेकिन जब वो क्या करेगा, मतलब कि कभी पानी ऊपर जाएगा, कभी पानी उसका सैडो पे आएगा, कभी इस तरह सैलाब का पानी होता है, तो हमारे पास क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे लेमिनर फ्लो को, हमारे पास यूनिफॉर्म, गुड शाबाश, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल फ्लो हो जाएगा। गुड, मज़ा आ गया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक टर्मिनल वेलोसिटी वाला एक फैक्टर आता है कि टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। टर्म का मतलब होता है आखिरी, इस तरह स्कूलों के अंदर होते हैं, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है, सेकेंड, मतलब टर्म जो होता है ना, वो जो आपके पास सेक्शन बनाया होता है उसका इख्तितामी दिन होते हैं। हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऊपर किसी बिल्डिंग से गिर रहा है, तो जब गिरेगा बेटा तो उसका कोई वेट होगा ना, वेट हमारे पास क्या होगा, उसका mg होगा। लेकिन किस में गिर रहा है, हवा में गिर रहा है ना, तो हवा हमारे पास क्या है, फ्लूइड है ना, तो मतलब हमारे पास जब बेटा वो हवा के अंदर आएगा तो हवा क्या करेगी, उसको ड्रैग फोर्स देगी। अपोजिंग फोर्स का नाम मतलब ड्रैग फोर्स, तो ठीक है ना, मतलब ड्रैग फोर्स कितनी होगी, 6 पाए ईटा आर वी। तो शुरू में बेटा बताएं कि ड्रैग फोर्स कम होगी या ज़्यादा होगी, मतलब जब बाल गिरने लगी है तो शुरू में कम हो गया। क्यों कम होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टेशनरी मतलब रेस्ट में आएगा, मतलब पहले उसकी स्पीड 0 हो गई, फिर 9.8 हो गई, फिर 19 हो गई, फिर 27, मतलब कि हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जी जो है ना, जी हमारे पता क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास एक फ्रीली ऑब्जेक्ट किसी ऊंचाई से गिरता है तो उसकी हर सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ती है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ती है। और एक वक्त भी अगर बहुत ऊंचाई से गिर रहा है बेटा तो आपके पास वो स्पीड ऑफ लाइट भी पहुंच सकता है, मतलब उसको आग वगैरह भी लग सकती है, ठीक है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कौन गिराएगा। ठीक है, गुड। तो हमारे पास क्या है कि जब उस बाल को आप क्या करते हैं, इधर हवा के अंदर नीचे फेंकेंगे, फ्रीली फेंकेंगे, तो वेट तो उसका mg होगा, लेकिन ड्रैग फोर्स पहले क्या होगी, कम होगी, फिर क्या होगी, वक्त के साथ साथ ज़्यादा होगी, और वे वक्त आएगा कि जब वेट और ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, जब बराबर हो जाएगी,
तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स ज़ीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उसकी, ज़ीरो हो जाएगी ना। मतलब हमारे पास एफ ड्रैग इज इक्वल टू एफ क्या हो जाएगा, वेट के ना। तो उस बॉडी की वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ेगी, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा और वो मतलब गिर नीचे रहा होगा, लेकिन वो ऐसा फील कर रहा होगा जैसा कि मैं डबल बेड पर बैठा हुआ हूँ। समझ आई कि नहीं। मतलब आपके पास क्या है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, और उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी ना। तो हमारे पास हमने उस वेलोसिटी की क्या इक्वेशन निकालनी है, और डिफाइन कैसे किया, द स्पीड एट विच वेट बिकम इक्वल टू ड्रैग फोर्स। तो देखो मैंने इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। अब मैंने वेलोसिटी निकाल, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 पाई ईटा आर हो जाएगा ना। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा मुझे क्या है, मुझे जी का पता है 9.8 है, 6 मुझे पता है, पाई पता है, ईटा मुझे पता होगा उसका नाम हवा का, मुझे उस ऑब्जेक्ट के रेडियस का पता होगा, लेकिन मुझे उस ऑब्जेक्ट के मास का पता नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ लगाता हूँ कि डेंसिटी मेरे पास बराबर किसकी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के ना। अब मेरे पास लेट सपोज अगर पानी का कतरा आ रहा है तो पानी की डेंसिटी पता है ना, लेकिन वॉल्यूम ख्याल करना, ये जो हमारे पास स्टोक्स लॉ है, जो मेरे पास ड्रैग्स हमारे पास फोर्स है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हमारे पास वॉल्यूम रो इंटू वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा ये किसके लिए होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है 4/3 पाई, याद तो रहेगा ना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन 2। मैं इस मास को किधर पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा v इज इक्वल टू, ये कौन सी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। मेरे पास mg है ना, mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, आर है ना, यहाँ तक आर तक था ना, ठीक है। तो जब बेटा मास की मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी g, और ये क्या हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर हो जाएगा ना। अच्छा पाई पाई से कट जाएगा ना, और उसके बाद मेरे पास ये एक आर है और ऊपर 2 आर बच जाएंगे, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4r स्क्वेयर रो जी डिवाइडेड बाय 3 से क्या हो जाएगा 18 ना, ईटा ये कितने 2 से और ये 9 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा v टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वेयर रो जी डिवाइडेड बाय ईटा। तो बेटा इस पर भी आप हज़ारों न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे पास पैराट्रूपर होते हैं, तो पैराट्रूपर जब बेटा आपके पास क्या होते हैं, ऊपर से इस तरह लेट सपोज गिरते हैं ना, तो उन्होंने पैराशूट नहीं खोला होता है ना। मतलब एक वक्त आता है कि उसकी यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी कुछ बन जाती है, उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो क्या करते हैं, पैराशूट खोलते हैं ना। जब पैराशूट खोलेंगे बेटा तो आपके पास ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसका साइज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब उसकी फिर तो टर्मिनल वेलोसिटी फिर मज़ीद क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी ना। मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाए ना पैराट्रूपर के लिए, यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, टाइम ले लो और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ले लो, तो यहाँ पर देखिए उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम से वेलोसिटी क्या हो रही, बढ़ रही होगी ना। लेकिन एक वक्त आएगा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और ये कौन सी वेलोसिटी है उसकी, टर्मिनल वेलोसिटी 1, जब उसने पैराशूट नहीं खोला हुआ। उसके बाद मजीद जब पैराशूट खोल लेगा तो उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी, कम हो जाएगी ना, क्योंकि अपोजिंग फोर्स नीचे से कम हो जाएगी है। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पैराशूट के साथ भी उसकी फिर क्या हो जाएगी वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड v2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला परेशानी, ठीक है। बस इंशाल्लाह कल फिर जो है ना हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन है इसके अंदर और बर्नौली इक्वेशन है। क्लियर है यहाँ तक, ओके।